नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 का जो मैं लेक्चर ले रहा हूं, उनमें नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट 9 का है। जब आप सिलेबस देखेंगे यूनिट 9, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पेरिस एग्रीमेंट। तो इस लेक्चर में हम सभी पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होगा कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का जो हमारे वैश्विक स्तर पर गंभीर चुनौती है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए पेरिस एग्रीमेंट आया था। जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे वैश्विक जो वातावरण है उनमें पैटर्न इतने अत्यधिक रूप से चेंज हो रहे हैं, गर्म हवाएं हो रही है, वर्षा अनियमित रूप से हो रही है, समय के अनुसार नहीं हो रही है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या किन किन बातों पर ध्यान दिया गया था। तो दोस्तों, प्रथम जो पॉइंट है कि UNFCCC के COP 21 आपको याद रखने हैं। किसके अंतर्गत? तो UNFCCC के अंतर्गत COP 21 पेरिस जो है फ्रांस में ये बैठक हुई थी, इसलिए इसे पेरिस एग्रीमेंट कहा गया है। तो आपको याद रखना है कितने हैं? COP 21 है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य क्या था वो हम जानते हैं। तो इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है। तो आपको ये मैं संक्षेप रूप में बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो जैसा आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैस में 5-6 गैस हैं मुख्य रूप से। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC है, मीथेन है, SF6 है और आपके PF6 है। ये सभी जो गैस हैं हमारे वायुमंडल में एकत्रित होकर उष्मा को पृथ्वी से जो अंतरिक्ष में है जो जाने से रोकता है, ये सतह पर ही रख देते हैं। इस कारण हमारे तापमान में जो है अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। उसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आप संक्षेप में यही जानें कि ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य रूप से गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में एकत्रित होकर जो है तापमान में वृद्धि कर देते हैं। वो अंतरिक्ष में जाने से उष्मा को जो है अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। उसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से यही बातें कही गई है कि वैश्विक जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 0 डिग्री सेल्सियस कम 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि कितना कम रखा जा सके। तो 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके और साथ ही जो आगे चलकर हमारा जो तापमान में वृद्धि को और साथ में 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं रेड में लिखा हूँ क्योंकि ये भी आपको याद रखने क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो है 2050 तक 50% की कमी और 2100 ईस्वी तक 100% तक कटौती का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में ही ये बातें कही गई है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कब तक कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है 50% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2050 तक। दोस्तों, आप यहाँ सोच रहे होंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैस का जो हमारे तापमान में वृद्धि का प्रमुख जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिर्फ किसी सरकार से, इसमें ये बातें कही गई कि सिर्फ सरकार से इस समझौते का उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसके तहत जो है स्पष्ट रूप से व्यवसायों का, निवेशों का, नागरिक समाज, यूनियनों और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि सिर्फ कोई भी देशों का जो सरकार है उन्हीं से ये जो इन पेरिस एग्रीमेंट का उद्देश्य है, ये उद्देश्य उनको पूरा नहीं किया जा सकता है। इनमें
हमारे नागरिक समूह, जो नागरिक समाज है, व्यवसाय हैं, निवेशकों हैं, इन सब का भी, शैक्षणिक संस्थाओं हैं, इन सब का भी भूमिका महत्वपूर्ण माना गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में पेरिस समझौते में कुल 197 जो है देश हैं। तो इस समझौते में, एग्रीमेंट में जो साइन किए हुए हैं इस सदस्य हैं वो 197 जो है 100 जो है 97 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं पिछले लेक्चर में आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया था। क्योटो प्रोटोकॉल भी UNFCCC के अंतर्गत आता है, और मैं आपको बताया कि UNFCCC किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो इसमें और उस क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता में क्या अंतर है? तो अंतर यही है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बल्कि जो कि वही जो पेरिस समझौता है, जो इनमें देश विकसित हो या विकासशील या अल्प विकसित के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये स्वेच्छाकारी है। सभी देश अपने अनुसार इस पे नियम बनाएंगे। तो आपको ये बातें याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता में ये मूल बातें हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती था, और वहाँ पर विकासशील देशों के लिए नहीं था। तो इसमें है क्या, विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, सभी के लिए ये बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छाकारी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ये बातें याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत पेरिस समझौता में कब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 2016 में। दोस्तों आपको मैं बता दूं, COP जो 21 पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो अभी एट लास्ट 2019 तक हुआ है, वो COP मैड्रिड में हुआ था। तो आपको ये बातें याद रखना है। और जब नेक्स्ट COP 26 होगा, कहाँ पर होगा और इनके क्या मूल थीम होंगे, तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो दोस्तों आपने जाना इस लेक्चर में पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है और पेरिस एग्रीमेंट के क्या क्या मुख्य बातें थी। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है? UGC नेट के जितने भी पेपर 1 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको आप सजेस्ट करें, आप मेरे चैनल से भी जुड़ें, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।